गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दैनिक जीवन में रसायन अर्थात केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के अंतर्गत रंजक या डाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। रंजक या डाइस, तो सबसे पहले हम ये जानें कि रंजक या डाइस क्या है। तो बच्चों, इसकी खोज की थी आटोविट ने सन 1876 में सबसे पहले, और सबसे पहला जो संश्लेषित रंजक या डाइस बना था 1956 में, जिसका नाम था एनिलीन पर्पल, और इसे विलियम पर्किन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। तो रंजक अर्थात रंगीन यौगिक बच्चों, और ऐसा रंगीन यौगिक जो जल में विलय होता है और ये वस्त्र के तंतुओं के साथ चिपकता है और साबुन या जल से क्रिया करके इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कल्पना कीजिए बच्चों कि ये जो रंग का आविष्कार किया सबसे पहले किसने किया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आटोविट ने। यदि उन्होंने रंगों का आविष्कार ना किया होता तो क्या हम ये रंग बिरंगे कपड़े पहनते? क्या हमारी दुनिया इतनी रंगीन होती? क्या दुनिया इतनी खूबसूरत होती? नहीं होती, है ना। तो ये महत्वपूर्ण खोज है रसायन की, रंगों की खोज, जिसके कारण हम ये रंग बिरंगी दुनिया देख पाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो रंजक और वर्णक दो चीज़ हैं। रंजक और दूसरा होता है वर्णक। रंजक अर्थात होता है बच्चों रंगीन यौगिक, जो जल में क्या होता है, ये जल में ये विलय होता है और वस्त्र के तंतुओं के साथ चिपकता है। और साबुन या जल में धोने पर इसके रंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह है रंजक बच्चों, और हम देखने जा रहे हैं रंजक और वर्णक में अंतर। देखते हैं रंजक और वर्णक में अंतर। रंजक जिसे कि डाइस कहा जाता है, और दूसरा है बच्चों वर्णक जिसे कि पिगमेंट कहा जाता है। ये दोनों में अंतर देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ें आपको दिखा रही हूँ बच्चों। ये रुमाल है और इसे रंगों से रंगा गया है। ये पीला रंग दिखाई दे रहा है ना। तो ये रुमाल में पीला रंग अपने आप नहीं आया है, इसको रंगा गया है ना। ये पीला रंग है, इसे रंगा गया है ना। तो किसके कारण ये रंगीन हुआ है? रंजक के कारण हुआ है। और ये देखिए, ये पत्ती है, इस पत्ती को मैंने रंगा है क्या? नहीं रंगा है, ये अपने आप इसमें रंग है पहले से, है ना। तो ये क्या है? प्राकृतिक है, और ये क्या है? संश्लेषित है। इसको मनुष्य ने ऐसा रंगीन किया है, और ये अपने आप है, प्रकृति में है ऐसा, है ना। तो मैं ये दोनों को आधार मान के मैं अंतर बता रही हूँ आपको। तो पहला अंतर तो ये हुआ कि जो रंजक होते हैं
ये दोनों रंगीन होते हैं बच्चों, है ना। दोनों क्या होते हैं, ये भी रंगीन है और ये भी रंगीन है ना। लेकिन ये जल में विलय होता है, इसे रंगा गया है, ये नहीं घुलेगा, लेकिन जो रंग है उसको पानी में घोलेंगे तो ये जल में विलय होता है और ये रंगीन होता है लेकिन जल में अविलय होता है ना। और दूसरा अंतर है, ये प्राकृतिक भी होते हैं और संश्लेषित भी होते हैं। प्राकृतिक संश्लेषित दोनों होते हैं बच्चों, और वर्णक केवल प्राकृतिक होता है ना बच्चों। तीसरा अंतर है कि किसी माध्यम से क्रिया करके, ये जो हैं माध्यम से क्रिया करते हैं और रंग प्रदान करते हैं, और ये किसी माध्यम में कोई क्रिया नहीं करते। और अगला अंतर है बच्चों, इसका अगला अंतर, इन्हें कपड़ों को रंगने में इसका उपयोग किया जाता है, और जो वर्णक होते हैं इन्हें आप कपड़ों में नहीं रंग सकते, इन्हें लकड़ी या किसी धातु में पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो ये मुख्य अंतर हुआ रंजक और वर्णक में, जो आपको समझ में आया होगा, है ना। इसके पश्चात हम रंजक वास्तव में क्या है इसे देखते हैं। जो रंजक होता है, रंजक के जो अणु होते हैं उसमें क्रोमोफोर नामक असंतृप्त समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है रंजक में? क्रोमोफोर पाया जाता है, जो क्या है असंतृप्त समूह है। ये क्या है? असंतृप्त समूह है। और ये जो असंतृप्त समूह है इसी के कारण रंग उत्पन्न होता है। तो ये अंतर मैं मिटा देती हूँ। ये जो असंतृप्त समूह है यही क्या उत्पन्न करता है? रंग उत्पन्न करता है। और ये जो असंतृप्त समूह है इसमें हम देखते हैं कि क्रोमोफोर में क्रोमोजेन पाया जाता है और इसके साथ असंतृप्त समूह जुड़ता है जिसे हम ऑक्सीक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीक्रोम कहते हैं। तो देखिएगा, जो ऑक्सीक्रोम और क्रोमोजेन दोनों आपस में मिलते हैं और रंग उत्पन्न होता है। तो इसमें क्रोमोफोर में क्रोमोजेन पाया जाता है जो क्या है? असंतृप्त समूह है। और इसमें कौन कौन से असंतृप्त समूह पाए जाते हैं उसे मैं बता रही हूँ। नाइट्रो समूह पाया जाता है और एजो समूह पाया जाता है, कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो यह है नाइट्रो समूह, यह है कार्बोनिल समूह और यह है एजो समूह। ये असंतृप्त समूह हैं जिनको मिलाने से रंग उत्पन्न होता है। और ये जो ऑक्सीक्रोम है ये क्रिया करके लवण बनाते हैं और जिसके कारण रंग की उत्पत्ति होती है। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगी। सपोज आपके पास
एजोबेंजीन है। एक उदाहरण एजोबेंजीन। तो ये जो एजोबेंजीन आपके पास है इसे आप रंजक या डाइस नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि ये जो एजोबेंजीन है ये क्या है, क्रोमोजन है। क्रोमोजेन है। कैसे क्रोमोजेन है देखिएगा, C6H5N C6H5, ये है क्रोमोजेन। ये क्या है बताइए मैं, एजोबेंजीन। ये डाइस या रंजक नहीं है, इसमें ये जो एजो समूह पाया गया है इस एजो समूह को हम कहेंगे क्रोमोफोर। ये है क्रोमोफोर। ये जो एजो समूह है इसे कहेंगे क्रोमोफोर। अब देखिए ये जो क्रोमोजेन है इस क्रोमोजेन से हम ऑक्सोक्रोम को जोड़ते हैं। ऑक्सोक्रोम अर्थात क्रियात्मक समूह, इधर हम OH समूह जोड़ दें और यहाँ NH2 समूह जोड़ दें। अब देखिए जो संरचना हमें प्राप्त होगी इस तरह से प्राप्त होगी। अब इसे आप रंजक कह सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। इसी तरह से NH2 समूह इसमें तो हम देखते हैं कि जो संरचना हमें प्राप्त होगी इस तरह की होगी। और इसका नाम हो जाएगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा एमिनो एजोबेंजीन। अब आपको समझ आ गया होगा कि वास्तव में रंजक क्या है। जैसे एजोबेंजीन है तो इसे आप रंजक नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सोक्रोम नहीं जुड़ा हुआ है। क्रोमोजेन प्लस ऑक्सोक्रोम इज इक्वल टू रंजक, है ना। ये रंगीन यौगिक है क्रोमोजेन धन ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोजेन में हमने देखा यहाँ पे OH समूह ऑक्सोक्रोम है, हमें प्राप्त हुआ पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। इसी तरह से यहाँ एमीन समूह जोड़ देते हैं तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे बच्चों रंजक का वर्गीकरण। रंजक का जब हम वर्गीकरण करते हैं, हम देख रहे हैं वर्गीकरण। तो जब हम वर्गीकरण करते हैं तो दो चीज़ों को आधार मानते हैं। एक तो संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर बच्चों जो वर्गीकरण किया जाता है तो जो क्रियात्मक समूह है उसको आधार मानकर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे नाइट्रोरंजक, तो नाइट्रोरंजक ऐसे रंजक जिसमें कि नाइट्रो समूह उपस्थित हों। उदाहरण है मर्टियस एलो और पिक्रिक अम्ल। देखिएगा मर्टियस एलो
और दूसरा उदाहरण है पिक्रिक अम्ल। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं एजोरंजक। एजोरंजक जिसमें एजो समूह उपस्थित हो, उदाहरण है ऑरेंज फर्स्ट। ऑरेंज फर्स्ट इसका उदाहरण है बच्चों। इसी तरह से डाइफेनिल मेथेन रंजक। डाइफेनिल मेथेन रंजक, इसमें हम देखेंगे बच्चों 2 फेनिल समूह रहेगा और एक मेथेन रहेगा, मेथेन जुड़ा रहेगा। और इसका उदाहरण है ऑरोमीन ओ। ऑरोमीन ओ। इसी संरचना के आधार पर हम रंजक का वर्गीकरण करते हैं। तो अन्य जो उदाहरण देखते हैं डाइफेनिल मेथेन। इसी का अगला प्रकार है डाइफेनिल मेथेन हो गया है। अगला उदाहरण देखते हैं हम थैलीन रंजक। थैलीन रंजक, थैलीन रंजक जिसका उदाहरण है फिनोप्थेलिन, जिसको आप सूचक के रूप में उपयोग करते हैं कब, जब आप अनुमापन करते हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण देखते हैं इंडिगोइड रंजक। इंडिगोइड रंजक आप कपड़े में सफ़ेदी लाने के लिए नील का प्रयोग करते हैं, है ना, तो उससे कहा जाता है इंडिगो या नील, इंडिगो या नील। और इसी तरह से एक और रंजक है एंथ्रोक्विनॉल, जिसका उदाहरण है एलिजरीन। एंथ्रोक्विनॉल जिसका उदाहरण है एलिजरीन। तो ये मैंने आपको वर्गीकरण बताया बच्चों संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। ये नाइट्रो रंजक, एजो रंजक, डाइफेनिल मेथेन और थैलीन रंजक, इंडिगोइड रंजक और एंथ्राक्विनॉल, और इनके उदाहरण भी मैंने बताए। संरचना आखिरी में बताऊंगी जब एक और इसमें एक और वर्गीकरण देखेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। ये मिटा दें। अगला वर्गीकरण है उपयोगिता के आधार पर। तो हम ये देखते हैं उपयोगिता के आधार पर रंजक को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले देखते हैं अम्लीय रंजक। अम्लीय रंजक, और इस अम्लीय रंजक का उदाहरण है ऑरेंज फर्स्ट और ऑरेंज सेकेंड। अब किसे हम अम्लीय रंजक कहेंगे ये समझने का प्रयास कीजिएगा। अम्लीय रंजक में क्रियात्मक समूह फिनोलिक या सल्फोनिक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्रियात्मक समूह कौन सा पाया जाएगा? फिनोलिक या सल्फोनिक समूह पाया जाएगा, और उसके सोडियम लवण होंगे। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिएगा, इसमें क्रियात्मक समूह पाया जाएगा फिनोलिक या सल्फोनिक के सोडियम लवण। और ये जो रंजक होता है बच्चों, इसका उपयोग किया जाता है ऊन, रेशम और रेशम के जो जंतु से पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऊन और रेशम, ये दोनों किससे प्राप्त हो रहे हैं? जंतु से प्राप्त हो रहे हैं ना। तो जंतु से जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसको रंगने में किया जाता है। इससे सूती वस्त्र को नहीं रंग सकते। सूती वस्त्र को
नहीं रंग सकते। किसको रंग सकते हैं? जंतुओं से प्राप्त होने वाले ऊन या रेशम को आप रंग सकते हैं। किससे? अम्लीय रंजक से। अब मैं आपको बता रही हूँ क्षारीय रंजक। क्या? क्षारीय रंजक। तो क्षारीय रंजक का उदाहरण है बच्चों मेलाकाइट ग्रीन। इसका उदाहरण है मेलाकाइट ग्रीन। और ये जो मेलाकाइट ग्रीन होता है इसे हम एमीन समूह, इसमें एमीन समूह पाया जाता है और इसे HCl के साथ मिलाकर रंगा जाता है। HCl या फिर जिंक क्लोराइड के साथ मिलाकर रंगा जाता है और यह इसके लवण के साथ मिला के रंगा जाता है और इसका उपयोग ऊन, नायलॉन और रेशम को रंगने में किया जाता है। ऊन, नायलॉन और रेशम को रंगने में क्षारीय रंजक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा उपयोगिता के आधार पर जो रंजक हम देखेंगे उसका नाम है प्रत्यक्ष या डायरेक्ट। प्रत्यक्ष रंजक। प्रत्यक्ष रंजक ऐसा रंजक जो जल के साथ सीधा जल में जिसको घोल दें, है ना। किसमें घोलेंगे? उदाहरण पहले बता दूं। जो प्रत्यक्ष रंजक हैं इनका उदाहरण है कांगो रेड और मर्टियस येलो। कांगो रेड और मर्टियस येलो इसका उदाहरण है बच्चों। और इसे आप जल के साथ सीधे घोलते हैं और रंगते हैं, है ना। किसी और चीज़ को मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो प्रत्यक्ष रंजक है इसे आप सूती, ऊनी और नायलॉन के कपड़ों को रंगने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। सूती, ऊनी और नायलॉन के कपड़ों को रंगने के लिए इस प्रत्यक्ष रंजक का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला रंजक है बच्चों इसे कहा जाता है वितरक रंजक। वितरक रंजक। और ये जो वितरक रंजक होता है बच्चों इसका उपयोग किया जाता है नायलॉन, पॉलिस्टर और प्लास्टिक को रंगने में। इसको रंगा जाता है वितरक रंजक से नायलॉन, प्लास्टिक और पॉलिस्टर। और इसका उदाहरण है एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन इससे आप रंगते हैं प्लास्टिक, पॉलिस्टर और नायलॉन को। इसके अलावा भी कुछ और रंजक हैं बच्चों, जैसे तंतु योग रंजक। अगला रंजक है तंतु योग। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये आपको इतना समझ में आ गया आपको? हम देख रहे हैं बच्चों उपयोगिता के आधार पर रंजक का वर्गीकरण, जिसमें हम वितरक रंजक तक पढ़ चुके हैं, है ना। इसके आगे देखते हैं, ये मिटा दे रही हूं मैं। इसके बाद रंजक का अगला उदाहरण है तंतु योग।
तंतु योग रंजक। तो जो तंतु योग रंजक होते हैं उनमें OH समूह या एमीन समूह पाया जाता है। OH समूह या कौन सा समूह पाया जाता है? फिनोलिक समूह या एमीन समूह पाया जाता है। और ये जो रंग होते हैं पक्के रंग होते हैं बच्चों। कैसे रंग होते हैं? पक्के होते हैं और इन्हें रंगने के लिए उपयोग किया जाता है सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ों को। सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ों को इनसे रंगा जाता है। अब देखते हैं इनग्रेन। इनग्रेन रंजक। इनग्रेन रंजक जो जल में अविलेय होते हैं, ये है ना, जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। और इन रंजकों को ये जल में अविलेय हैं और ये कच्चा रंग है। आप देखते कुछ कपड़े खरीदते हैं, बहुत सुंदर दिखता है, एक आध धुलाई में पूरा कलर निकल जाता है ना। तो इसी इनग्रेन रंजक से ये बने होते हैं, कच्चे रंग होते हैं। और इनको कैसे रंगा जाता है वो बता रही हूँ। जो डाईएजोनियम क्लोराइड होता है, क्या होता है? डाईएजोनियम क्लोराइड होता है, उसमें फिनॉल मिला के घोला जाता है। इसे सबसे पहले डाईएजोनियम लवण में इसे घोला जाता है। उसके बाद फिनॉल में इसको घोला जाता है। सबसे पहले डाईएजोनियम लवण में डुबाएंगे कपड़े को, फिर फिनॉल में डुबाएंगे, फिर रंग में डुबाएंगे, तो कच्चा रंग होता है बच्चों। अब देखते हैं वेट डाइस, वेट रंजक। तो ये जो वेट रंजक होता है जल में अविलेय होता है, जल में अविलेय होता है। इसका उदाहरण है बच्चों नील या इंडिगो। क्या? नील या इंडिगो इसका उदाहरण है। जल में अविलेय होते हैं और सूती कपड़ों को इनसे रंगा जाता है। इसको रंगा जाता है सूती कपड़ों को। तो ये था वर्गीकरण बच्चों। अब मैं आपको संरचना बताऊंगी। अभी मैंने नीचे नीचे उदाहरण लिख दिया है, यहाँ नील लिख दिया है, इंडिगो लिख दिया है, कांगो रेड लिखा, कहीं पे ऑरेंज फर्स्ट लिखा। इसके पहले जब मैं संरचना के आधार पर वर्गीकरण बताई वहाँ पर भी मैंने केवल नाम लिख दिया, संरचना मैंने नहीं बनाई थी। अब मैं इकट्ठे संरचना आपको बना के बता रही हूँ, आप भी बनाइएगा। तो ये मैं मिटा रही हूँ वर्गीकरण। अब हम देखते हैं रंजक की संरचना या स्ट्रक्चर कहते हैं जिसको, है ना। तो विभिन्न प्रकार के रंजक हैं, उनकी संरचनाएं कैसे होंगी वो देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जब आप केमिस्ट्री में एमएससी करते हैं तो जो फाइनल ईयर होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फाइनल ईयर में एक स्पेशल पेपर होता है, डाइस या रंजक, एक स्पेशल पेपर होता है ना। तो उसमें हम पूरे जितने रंजक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और एक पूरा पेपर होता है इसका। और प्रैक्टिकल में केवल हम कपड़ों को ये रंग बनाते हैं, हम प्रयोगशाला में 5-5 घंटे गर्म करते हैं, कहीं 6 घंटे गर्म करते हैं, और जैसा किसके साथ क्या बनाते हैं पूरा लिखा रहता है, वैसा मिलाते हैं। प्रयोग विधि में जैसा लिखा है कितने टेम्परेचर पे क्या मिलाते हैं, मिला के रंगों को धो के सुखा के हम बाहर धूप में सुखाते हैं, किसी को छाँव में सुखाते हैं और इन रंगों को बनाते हैं बच्चों, प्रैक्टिकली देखते हैं बना के। और जैसे अभी आपको मैंने बताया सूती रंग को, तो हम सूती के कपड़े लाते हैं, फिर उसको घोल के उसको रंग के देखते हैं कि वास्तव में रंगा कि नहीं। उसके बाद ये पक्का है कि कच्चा है, फिर उसको हम
धोते हैं, जो रंगा है हमने कपड़े तो वाकई में नहीं धुलता, तब हम सिद्ध करते हैं कि वास्तव में पक्का रंग है, कच्चा रंग है। तो इसको बना के हम प्रैक्टिकली देखते हैं जब हम एमएससी करते हैं। तो आप भी यदि कभी केमिस्ट्री में करें तो शायद ऑर्गेनिक में डाइस में स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आप इन्हें बना के देखेंगे इन रंगों को, और उस समय आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप खुद रंग बनाएंगे, है ना। तो मैं संरचना बता रही हूँ, जिसमें से पहली संरचना है मेथिल ऑरेंज की। और ये जो मेथिल ऑरेंज है, इसको प्रयोगशाला में जब आप अनुमापन करते हैं तब सूचक के रूप में आप प्रयोग में लाते हैं। इसकी संरचना इस तरह से होती है, CH3 ट्वाइस और ये बेंजीन रिंग है बच्चों, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से एजो समूह जुड़ता है, और इस एजो समूह से फिर बेंजीन रिंग जुड़ेगा, और ये SO3Na। मेथिल ऑरेंज, ये है मेथिल ऑरेंज, उसकी संरचना आप भी बनाइए। अब दूसरी संरचना मैं आपको बता रही हूँ, वो है मेलाकाइट ग्रीन की। मेलाकाइट ग्रीन। तो मेलाकाइट ग्रीन की संरचना कैसे होती है देखिएगा। ये दो CH3 समूह जो हैं एमीन समूह से जुड़ते हैं, और ये जो एमीन समूह है बेंजीन रिंग से जुड़ता है। बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से एक CH समूह जुड़ता है, इस कार्बन से फिर एक बेंजीन रिंग जुड़ेगा इस तरह से, और फिर से बेंजीन रिंग। थोड़ी जटिल संरचना है बच्चों, ध्यान से बनाइएगा। इसके पश्चात फिर से एमीन समूह और ये CH3। ये देखिए संरचना बना लेंगे। ये है मेलाकाइट ग्रीन। अब मैं आपको बता रही हूँ नील या इंडिगो की संरचना। ये पहला हो गया होगा। तीसरी संरचना नील या इंडिगो। तो ये नील या इंडिगो है, जिसको आप अपने घरों में भी उपयोग में लाते हैं। इसकी संरचना इस तरह से होती है, एक बेंजीन रिंग है और एक तरफ एमीन समूह और दूसरी ओर जो है कीटो समूह जुड़ता है, और इसे हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं। अब ये उल्टा हो जाता है, देखिए ऊपर कीटो समूह जुड़ेगा और नीचे एमीन जुड़ेगा। तो ये जो संरचना है नील की, ये नील या इंडिगो की संरचना है बच्चों, देखिए बनाइए इसे। अब देखते हैं फिनोप्थेलिन की संरचना। किसकी? फिनोप्थेलिन। और ये जो फिनोप्थेलिन है, इसका उपयोग भी अनुमापन करते समय सूचक के रूप में किया जाता है। इसकी संरचना भी बहुत जटिल है, देखिए कैसे बनाते हैं। दो बेंजीन रिंग जिसमें फिनालिक समूह जुड़ा हुआ है, अब इन्हें आप कार्बन से जोड़ेंगे, और ये जो कार्बन है
ये जो कार्बन है बच्चों, ये इस तरह से जुड़ेगा, यहाँ C और यहाँ पर O। यहाँ डबल बॉन्ड है, ये जगह थोड़ा कम हुआ बच्चों, मैं बना रही हूँ इसे, थोड़ा ऊपर कर रही हूँ इसे। ये C और यहाँ पर कीटो समूह फिर जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान चाहूँगी, ये CO है ना, ये कीटो समूह इसमें जुड़ा हुआ है और इससे बेंजीन रिंग जुड़ेगा। ये CO है ना बच्चों, कीटो समूह है, तो यह फिनोप्थेलिन की संरचना। अब देखिए ये फिनोप्थेलिन। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एलिजरीन की संरचना। किसकी संरचना? एलिजरीन की। तो देखिए एलिजरीन एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से दोनों ओर कीटो समूह जुड़ेगा और फिर से एक इस तरह की संरचना होगी। और इससे OH समूह जुड़ा रहेगा। ये है एलिजरीन। क्या है? एलिजरीन। और यहाँ पे बच्चों केवल यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये है एलिजरीन। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कांगो रेड। कांगो रेड की संरचना देखिए, सबसे जटिल संरचना है। ये इधर एमीन समूह जुड़ा हुआ है और नीचे देखिएगा SO3Na जुड़ा रहेगा। इसके पश्चात दो एजो समूह जुड़ेंगे इसमें, एक एजो समूह हुआ और एक और जुड़ेगा, दो एजो समूह और इससे डाई फेनिल संरचना जुड़ेगा, दो फेनिल समूह जुड़ेंगे इससे। इसके पश्चात फिर से एजो समूह जुड़ेगा, एजो समूह जुड़ा, फिर लंबी और जटिल संरचना है, ध्यान दीजिए। दो एजो समूह जुड़ा है, इधर एक एजो समूह जुड़ा है और तीन फेनिल समूह है यहाँ पे। तो ये है कांगो रेड। अब इसके पश्चात मैं औरामिन ओ की संरचना बताना चाहूँगी आपको। औरामिल ओ, औरामिन ओ अगली संरचना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है औरामिन ओ। देखिए CH3 ट्वाइस N और इस N से फिनालिक समूह जुड़ेगा और इस फिनालिक समूह से कार्बन जुड़ेगा और इस कार्बन से एमीन समूह जुड़ रहा है, एमीन समूह। और इस
एमीन समूह से ये स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ेगा सोडियम। ये ऊपर का बना लिए आप लोग, चलिए इसे मिटा दें। आरामीन की संरचना मैं आपको बताने जा रही हूँ। N और इसमें प्लस चार्ज लगा दीजिए। उसके बाद C, इससे CH3 CH3। इसे भी इस तरह से आप बना सकते हैं चाहे तो। ये संरचना है बच्चों आरामीन ओ का। आरामीन ओ की संरचना है जो मैं आपको अभी बताई। यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, 4 हो जाएगा, सिंगल रहेगा, 2 उधर लगा दिए। हाँ, इसमें प्लस चार्ज लगा हुआ है। या इसे आप चाहें तो CH3 भी लिख सकते हैं ना, CH3 का ट्वाइस भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं चाहें तो ये है। हाँ, क्यों लगा हुआ ये बता रही हूँ। इसके बाद इसमें Cl और है, Cl माइनस है, ठीक है। अब देखते हैं अगली संरचना जिसका नाम है ऑरेंज फर्स्ट। अब अगली संरचना ऑरेंज फर्स्ट। ऑरेंज फर्स्ट की संरचना इस तरह से होती है बच्चों, Na प्लस O3S और इससे ये बेंजीन रिंग जुड़ा रहेगा और एजो समूह जुड़ेगा। ये जो समूह है और इस एजो समूह से ये डाइफेनिल जुड़ा हुआ है और इस डाइफेनिल से OH जुड़ा हुआ है। यह है ऑरेंज फर्स्ट की संरचना। इसके बाद 2 संरचनाएं और हैं बच्चों नाइट्रोरंजक की। नाइट्रोरंजक जिसमें मर्टियस येलो देखते हैं हम। तो ये संरचना बना रहे हैं मर्टियस येलो। इसमें 2 बेंजीन रिंग रहेगा और इन दोनों बेंजीन रिंगों में हम देखते हैं कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़े हैं। यहाँ पे जुड़ा हुआ है बच्चों OH समूह। आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। इसी तरह से पैरा पोजीशन पर भी नाइट्रो समूह इसमें जुड़ा हुआ है। ये है मर्टियस येलो और एक संरचना पिक्रिक अम्ल की है। इसे आप पढ़ चुके हैं इसके पहले, पिक्रिक अम्ल, और इसकी संरचना भी आप जानते हैं। OH में हम देखते हैं कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ता है, नाइट्रो समूह जुड़ता है। एक नाइट्रो समूह यहाँ, एक पैरा पोजीशन पे और इधर। यह है पिक्रिक अम्ल। इस तरह से हमने अभी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं देखी रंजक की बच्चों। ये आप बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा और परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न आते हैं इसमें और संरचना बनाने का आपको पूछ सकता है इसमें। बस आपको ध्यान ये देना है कि कहाँ पर आपको द्विबंध लगा है और किस समूह से क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान में रखना है।
तो इस तरह से हमने आज दैनिक जीवन में रसायन में रंजक के बारे में पढ़ा और रंगीन पदार्थ कैसे बनते हैं और वर्णक और रंजक में क्या अंतर होता है और इनका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, संरचना के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर, दोनों मैंने बताया। और इस संरचनाएं मैंने बताई आपको, है ना। तो विभिन्न प्रकार के जो रंजक हैं उनकी ये संरचनाएं थी। इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिनको आपने अभी पढ़ा। आप सब ने बहुत ध्यान से इसका अध्ययन किया, संरचनाएं बनाई आपने और घर जाके अभ्यास कीजिएगा बच्चों। आप सबका धन्यवाद।